अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस चैप्टर का अपना तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक है ज़ीनर डायोड। लेकिन ज़ीनर डायोड पर आने से पहले हम कुछ और चीज़ें जो है जो उसी के साथ जुड़ी हुई हैं तो वो सब पहले हम देख लेंगे। आज के लेक्चर का जो पहला सवाल हमको देखना है वो है कि फ़िल्टर सर्किट क्या होता है, उसकी मुकम्मल कारकर्दगी जो है उसकी वजाहत करना है। तो आप देखिए फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट जो है उसका बेसिकली काम फ़िल्टर करने का होता है। फ़िल्टर करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर अनवांटेड चीज़ को जो है वो अलग करना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डीसी आउटपुट की। तो जब हम किसी रेक्टिफायर का आउटपुट जो है डीसी आउटपुट जब हम लेते हैं और अगर हमको उस डीसी आउटपुट के अंदर एसी कंपोनेंट्स अगर नज़र आए, यानी उसमें अगर हमको रिपल फैक्टर्स अगर नज़र आते हैं तो वो जो रिपल फैक्टर जो है तो उसको हमको रिमूव करना होगा, उसको निकालना पड़ेगा, उस एसी कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए जिस आले का या जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहते हैं फ़िल्टर सर्किट। ओके, तो सीधे साधे लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो डेफिनेशन तो वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि फ़िल्टर सर्किट का काम है फ़िल्टर करना। तो क्या चीज़ फ़िल्टर करना? डीसी आउटपुट को फ़िल्टर करना ताकि उसमें से एसी इनपुट जो है वो निकल जाए। ओके, चलिए देखते हैं कि इसकी यानी फ़िल्टर सर्किट की मेन डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि किसी भी रासगर का जो आउटपुट है वो हमेशा डीसी होता है, लेकिन उस डीसी में कुछ एसी कंपोनेंट भी मौजूद होते हैं जिनको रिपल फैक्टर कहा जाता। ये जो रिपल फैक्टर हैं ये अनवांटेड हैं, मतलब गैर ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इन रिपल फैक्टर्स को दूर करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म का एक बहुत ही मखसूस बरकी दौर जो है उसको हम जोड़ते हैं रेक्टिफायर के साथ में, ताकि वो जो एसी कंपोनेंट है, वो जो रिपल फैक्टर है वो निकल जाए। वो जो बरकी दौर या वो जो सर्किट हम जोड़ेंगे रेक्टिफायर के लिए रेक्टिफायर के साथ में, ताकि उसमें का अनवांटेड एसी कंपोनेंट जो है वो निकल जाए, उसको हम कहेंगे फ़िल्टर सर्किट। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि फ़िल्टर सर्किट आम तौर पर एक कंडेंसर या एक कैपेसिटर होता है। ओके, कैपेसिटर को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करके हम एक बढ़िया फ़िल्टर सर्किट जो है वो बना सकते हैं। तो आप देखिए फ़िल्टर सर्किट का जो मेन डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से होगा। अब आपके सामने फ़िल्टर सर्किट का कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। आप देखो इस डायग्राम में यहाँ रेक्टिफायर है। इस रेक्टिफायर को हमने एसी इनपुट दिए और यहाँ पर उसने हमको डीसी आउटपुट दिया। जो डीसी आउटपुट दिया है तो वो डीसी आउटपुट के अंदर अनवांटेड एसी कंपोनेंट है। उन एसी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला सर्किट तैयार किया। ओके, तो ये वाला जो सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, इस सर्किट को मतलब ये वाला पूरा सर्किट जो है इसे हम कहेंगे फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट का मतलब होता है कि रेक्टिफायर के जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं एक्स और वाई, उनके दरमियान एक कैपेसिटर को जोड़ देना। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर सी आप देख रहे हो तो कैपेसिटर को जोड़ना और उस कैपेसिटर के साथ में मुतवाज़ी हालत में एक लोड रेजिस्टेंस जो है आर एल उसको जोड़ देना। जो लोड रेजिस्टेंस आर एल है उसके अतराफ़ में हमको डीसी आउटपुट मिलेगा और वो ऐसा डीसी आउटपुट होगा जिसके अंदर एसी कंपोनेंट बिल्कुल नहीं होगा। ओके, मतलब यहाँ पर मेन बात यह है कि ये जो कैपेसिटर हमने यहाँ पे जोड़ के रखे हैं, ये कैपेसिटर जो है वो रिपल फैक्टर को पूरी तरह से रिमूव कर देता है और उसको 100% प्योर डीसी में वो कन्वर्ट कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले मामला ये आएगा कि ये अमल कैसे करेगा। तो अमल करने का इसका तरीका ये है कि जब हम यहाँ पर जब ये जो कंडेंसर हमने जोड़ा हुआ है, इस कंडेंसर के अतराफ़ जैसी बरकी कवा जो है वो बढ़ेगा, जब वो बरकी कवा बढ़ता है तो उस दौरान उसकी चार्जिंग होना शुरू हो जाती और जब चार्जिंग शुरू होती तो चार्जिंग के बाद होता ये है कि कुछ देर के बाद जो है वो डिस्चार्ज होता, लेकिन डिस्चार्ज होते टाइम पर उसमें से उसका जो बरकी कवा जो रहेगा तो वो बरकी कवा बहुत कम नहीं होने पाता कि उसकी दोबारा से चार्जिंग शुरू हो जाती।
आप देखिए, इसको समझने के लिए आप इस तरसीम पर से आप इसका अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। आप देखिए इसमें सबसे पहले ये जो पॉइंट है वीपी, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यहाँ से कम होकर यहाँ तक आया, फिर उसकी चार्जिंग हुई तो वो वापस ए पॉइंट तक चला गया, फिर डिस्चार्जिंग हुई वो यहाँ तक चला गया, फिर उसकी चार्जिंग हुई वो यहाँ तक गया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अब ये जो रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहा है, तो ये हमारा डीसी आउटपुट का वेव फॉर्म है। ओरिजिनली ये डीसी आउटपुट पहले कुछ और था। पहले डीसी आउटपुट जो है उसका जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन ये ऐसा था, इस अंदाज़ में, यानी यहाँ पर ये जो डैश वाली जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये डीसी आउटपुट ओरिजिनल था, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एसी कंपोनेंट मौजूद है, जिसमें रिपल फैक्टर मौजूद है। ओके, लेकिन कैपेसिटर जोड़ने की वजह से, कैपेसिटर की चार्जिंग और फिर उसकी डिस्चार्जिंग की वजह से ये वाला जो आउटपुट यहाँ पर है, तो ये आउटपुट चेंज होकर ये इस तरीके से तैयार हो गया। और ये जो आउटपुट है, ये जैसा आप देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट एक सीधी लाइन जैसे ही है। मतलब कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो आउटपुट हमको मिला तो वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन जैसा मिला या प्योर डीसी जैसा मिला है। ओके, तो एटलीस्ट आपको फ़िल्टर सर्किट के बारे में इतनी जो चीज़ें हैं वो आपने उसमें लिखना चाहिए, या इतनी डिटेल्स जो है वो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर एक और टर्म आप जो है समझ लो, और वो टर्म है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। आप याद रखो, ये जो सर्किट आप देख रहे हो, इस सर्किट को रेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो हमने एसी जो दिया है वो अनरेगुलेटेड है। मतलब उसके अंदर जो डीसी का जो आउटपुट उसका जो रहेगा रेक्टिफायर का, वो फ्लक्चुएशन वाला रहेगा। मतलब उसके अंदर एसी कंपोनेंट मौजूद है, लेकिन जो आउटपुट यहाँ मिला वो प्योरली डीसी है। और क्योंकि वो प्योरली डीसी है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है, कोई एसी कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको रेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है वो आप ध्यान में रखो कि अगर आपने कोई रेक्टिफायर लिया और उसके साथ में कैपेसिटर का फ़िल्टर लगा दिए, तो जो चीज़ तैयार होगी वो एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई होगी, और उसका जो आउटपुट रहेगा वो हमेशा मुस्तकिल रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है उसका कंसेप्ट ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रखो कि अगर मान लो आपने कोई पावर सप्लाई के साथ में कोई लोड रेजिस्टेंस जोड़े, और आपको ये पता चला कि जो आउटपुट है वो वेरी हो रहा है, वो बदल रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम उसको अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कहेंगे। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में सिर्फ एक मामूली सा फ़र्क इतना सा है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है वो हमेशा कांस्टेंट डीसी वोल्टेज हमको देता है, जबकि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है तो उसका जो आउटपुट जो मिलता है तो वो फ्लक्चुएशन वाला होता है, वो तब्दील होने वाला होता है। ओके, तो ये था मामला फ़िल्टर सर्किट से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल यहाँ पर है वो क्वेश्चन बैंक में 1 नंबर के लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कैपेसिटर फ़िल्टर का मकसद बयान कीजिए। यानी रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है, अभी हमने देखा था ये वाला सर्किट। ओके, इस सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर फ़िल्टर है तो उसका हमको काम बयान करना है, उसका मकसद बयान करना है। अब ये 1 ही नंबर का सवाल है, इसलिए 1 नंबर वाले सवालों का जो जवाब है वो आमतौर पर एक ही लाइन में होता है। ओके, एक लाइन में या बहुत ही मुख्तसर तरीके से उसका जवाब लिखा जा सकता। तो यहाँ पर आप याद रखो कि इसका मकसद जो है, कैपेसिटर फ़िल्टर का मकसद जो है वो ये है कि वो डीसी आउटपुट के अंदर जो एसी कंपोनेंट मौजूद होता है उसको दूर करना, ताकि डीसी आउटपुट जो है वो प्योर हो जाए, एकदम खालिस डीसी कंपोनेंट जो है वो हमको मिले आउटपुट के तौर पर। ये कैपेसिटर फ़िल्टर का मकसद होता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई में। ओके, इस तरीके से आप ये 1 नंबर का सवाल जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया था उसका आप जवाब लिख सकते हो। ओके, अगला जो सवाल है तो वो भी क्वेश्चन बैंक में ही पूछा गया है। वो क्वेश्चन बैंक वाला सवाल ये है कि मखसूस मकासिद यानी स्पेशल पर्पज़ वाले कोई 2 डायोड की नाम लिखिए। आप देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं, जैसा हमने इससे पहले भी देखा था, शुरुआत में मैंने पहले लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत उसकी डिटेल्स बताया था। मैं एक बार फिर आपको याद दहानी के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपने एक रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस लिए
इसका एक हिस्सा P किया और एक हिस्सा N किए, एक टर्मिनल यहाँ से निकाले, एक टर्मिनल यहाँ से निकाले, तो ये जो डिवाइस जो तैयार हुआ इसको बोलेंगे PN जंक्शन डायोड। P और N के बीच में जो चीज़ है उसको हम जंक्शन बोलेंगे, यानी जहाँ पर P और N आपस में जुड़े हुए हैं वो जंक्शन कहलाता है, तो इसको PN जंक्शन डायोड कहेंगे। अब PN जंक्शन डायोड जो है वो कुछ PN जंक्शन डायोड ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्पेशल कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते। तो जो बहुत स्पेशल कामों के लिए, जो बहुत ही स्पेशल पर्पस डायोड जो होते हैं, तो टोटल मिलाकर ऐसे 4 डायोड हैं जो बहुत ही ख़ास माने जाते हैं, या जिनका मतलब हमको जिनके बारे में पढ़ना है, या हमारे सिलेबस में जिन जो हैं एग्ज़ाम में भले ही अगर ये क्वेश्चन बैंक वाला सवाल अगर आता है तो उसने सिर्फ 2 नाम पूछा है, लेकिन आप 4 नाम याद रखो। आप चारों भी नाम लिख भी सकते हैं, या एटलीस्ट अगर 2 पूछे गए हैं तो 2 लिख सकते हैं, कोई भी 2। ओके, तो आप याद रखो कि स्पेशल मकसद वाले या मखसूस मकासद वाले जो 2 कीड़े हैं, जो डायोड्स हैं, जो 4 हैं टोटल मिलाकर हमारे सिलेबस में, उनमें से नंबर 1 है ज़ीनर डायोड, दूसरा है फोटो डायोड, तीसरा है सोलार सेल, और तीसरा है एलईडी जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एक बार फिर से आप देखिए, ज़ीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलार सेल और लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी। तो इस तरीके से ये जो 4 अलग अलग जो डायोड मैंने अभी आपको बताए हैं, ये चारों भी PN जंक्शन डायोड है, लेकिन ये चारों भी स्पेशल पर्पस वाले हैं, यानी मखसूस मकासद वाले डायोड हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो है कि ज़ीनर डायोड से क्या मुराद है। ज़ीनर ब्रेकडाउन की वजाहत कीजिए। ज़ीनर डायोड के लिए खुसूसियात की मुनहनी यानी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाइए और उसकी भी वजाहत कीजिए। ओके, तो अब आप देखिए, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। ये सवाल क्वेश्चन बैंक में वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आप देखिए, इसमें सबसे पहले ज़ीनर डायोड क्या चीज़ है तो उसको आप एक बार समझ लो। ज़ीनर डायोड जो है वो बेसिकली एक PN जंक्शन डायोड होता है, लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल डायोड है जिसको बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाती है, यानी इसके अंदर जो डोपिंग है, डोपिंग मतलब मिलावट मिलाना, तो डोपिंग का जो अमल है वो इसके अंदर बहुत ही हेवी किया जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस डायोड को हमको हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में ही इस्तेमाल करना होता है, यानी जब हम इस PN जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में जोड़ेंगे, ब्रेकडाउन हालत के अंदर, ब्रेकडाउन रीजन के अंदर जब ये काम करेगा, तो इस PN जंक्शन डायोड को हम ज़ीनर डायोड कहेंगे। ज़ीनर जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस स्पेशल PN जंक्शन को जिन्होंने मतलब डिवाइस किया था या जिन्होंने उसकी ईजाद की थी। ओके, तो अब यहाँ पर आप जो इसकी जो डेफिनेशन या इसका जो कंसेप्ट है वो आप ध्यान में रखो। इसका डेफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा PN जंक्शन डायोड जो हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, जिसे आप हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में जोड़ते हैं, जिसमें डोपिंग का जो लेवल है वो बहुत हेवी होता है, ऐसे डायोड को हम ज़ीनर डायोड कहेंगे। ओके, ज़ीनर डायोड जो है उसमें जो ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज होता है, मतलब वो निगेटिव वोल्टेज जिसके लिए ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन क्या चीज़ है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रेकडाउन का वोल्टेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगर शार्प है, बहुत ही कांस्टेंट मतलब वैल्यू वाला अगर ब्रेकडाउन है, तो उसको हम ज़ीनर डायोड कहेंगे। यहाँ पर अब आपके सामने ज़ीनर डायोड का सर्किट सिंबल है। आप देखो, ज़ीनर डायोड में और PN जंक्शन डायोड के अंदर मामूली सा, यानी सिंबल में मामूली सा डिफरेंस है। जब हम PN जंक्शन डायोड बनाते हैं आमतौर पर, तो हम उसको ये इस तरह से बनाते। ओके, यानी इसके अंदर एक ऐसा ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के सामने जो है एक बार जो है वो लगा हुआ रहता। ओके, अगर आपको ज़ीनर डायोड बनाना है तो ये जो बार है इसको आपको Z शेप देना पड़ेगा। ओके, यानी Z का शेप अगर उसको दे दिया जाए तो वो ज़ीनर डायोड बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये उसका बार है, तो इस बार को हमने यहाँ पे Z वाला शेप दे दिया है इस तरीके से। ओके, तो अगर हम Z शेप उसको दे देते हैं तो ये सर्किट सिंबल होता है ज़ीनर डायोड का। ओके, ये हो गया अपना ज़ीनर डायोड की समझ लीजिए डेफिनेशन। अब आपको देखना है कि ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या चीज़ है।
आप देखो इसमें सबसे पहले जब हम जीनर डायोड लेंगे तो जीनर डायोड को हम रिवर्स बायस्ड हालत में जोड़ेंगे। रिवर्स बायस्ड हालत का मतलब होता है P को निगेटिव से जोड़ना और N को पॉजिटिव से जोड़ना। ओके, रिवर्स बायस्ड हालत में उसको जोड़ेंगे। रिवर्स बायस्ड हालत में जोड़ने की वजह से होता ये है कि जो PN जंक्शन जो होता है, यानी जहाँ पर जंक्शन है उस जंक्शन के एक्रॉस में एक बरकी मैदान तैयार हो जाता। अब जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते वैसे वैसे वो जो बरकी मैदान है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बढ़ते चले जाता और नतीजा ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस जंक्शन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते। यानी वहाँ पाए जाने वाले जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक तरह से अट्रैक्ट होते जंक्शन की तरफ। अब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जैसे जैसे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, यानी वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने की वजह से वहाँ जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो भी टूटेगी और कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी। ये बढ़ते हुए जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इस जंक्शन को क्रॉस करके जब आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत बड़े पैमाने पर करंट मिलेगा। आप देखो हमने इससे पहले डिटेल में एक चीज़ देखे थे कि PN जंक्शन जो होता है तो उसमें रिवर्स बायस्ड में कोई करंट नहीं मिलता। ओके, लेकिन जीनर डायोड जो है वो एक ऐसा PN जंक्शन डायोड है जिसके अंदर ब्रेकडाउन वाली हालत जब होती है तो उस वक्त उसमें बहुत ही लार्ज करंट मिलता, बहुत बड़ा करंट। उसको ब्रेक डाउन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उस दौरान वो जंक्शन जो है वो ब्रेक हो गया है। अगर जंक्शन है, अगर वहाँ डिप्लेशन लेयर है तो फिर वो करंट को रोकने का काम करना चाहिए था, लेकिन करंट रुकता नहीं है, करंट बहुत ही बड़े पैमाने पर उसमें से गुजरना शुरू हो जाता, इसीलिए उसको जो है ब्रेक डाउन कहा जाता। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ये ब्रेक डाउन हालत होती है उसे आम तौर पर जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। ओके, इसमें एक और बात ये भी आप ध्यान में रखो कि जीनर डायोड जो होता है तो उसके अंदर जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज हमेशा शार्प होता है, एकदम फिक्स होता है। जैसे एक मिसाल के तौर पर मान लो अगर किसी जीनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज 1.1 वोल्ट है तो बराबर 1.1 वोल्ट पर ही ब्रेक डाउन होगा, ना उससे पहले होगा ना उसके बाद होगा। ओके, तो ये इस बात का एक मतलब है कि जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो बहुत ही शार्प होता है। इसमें एक बात और भी है और वो ये है कि ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है या ब्रेक डाउन की जो कंडीशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि जीनर डायोड उसके अंदर डैमेज हो जाएगा। वो ब्रेक नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, उसको उसमें किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होता अगर वो ब्रेक डाउन कंडीशन में है तो। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और वो है जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक। अब आप देखो जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है। जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली एक ग्राफ का नाम है और ये जो ग्राफ है ये आम तौर पर हम दो लोगों के दरमियान तैयार करते हैं। एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट, यानी बरकी कवा और बरकी रो, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ हम बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आम तौर पर इसको VI कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता। V का मतलब है वोल्टेज, I का मतलब है करंट, तो VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है वो तरसीम जिसके अंदर वोल्टेज और करंट का वेरिएशन दिखाया गया हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये दो तरह के ग्राफ बनाए जा सकते। एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन वाला यानी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक होता है रिवर्स बायस कंडीशन वाला यानी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर इस इलाके में दिखाया गया है, यानी ये जो आप देख रहे हो अभी ये वाला जो कर्व यहाँ आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ओके, इसका क्या मतलब है आप देखो, इसमें बहुत आसान सा इसका मीनिंग है। इसमें हम ने फॉरवर्ड वोल्टेज लिया और फॉरवर्ड करंट लिया और इन दोनों के दरमियान अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान हमने ग्राफ तैयार किए। तो हमको पता चला कि ये ज़ीरो से ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर अचानक उसके अंदर शार्प इंक्रीज़ होता चला गया और वो ऐसा बढ़ता चला गया। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये होता है जीनर डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ एक मज़ेदार बात आप याद रखो कि अगर आपने एक आधा ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड लिए और उस ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड के लिए अगर आपने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकाले तो वो भी बिल्कुल ऐसी ही आएगी।
मतलब जीनर डायोड हो या कोई ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड हो, दोनों की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक जैसी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ओके, अब हम उस तरफ चलते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखो, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि इस मर्तबा हम रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान ग्राफ तैयार करेंगे। अब रिवर्स वोल्टेज का मतलब है निगेटिव पोटेंशियल, और निगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कि P को निगेटिव वोल्टेज देना और N को पॉजिटिव वोल्टेज देना। ओके, उल्टे, यानी यहाँ पर पॉजिटिव जो रीजन होता है, P रीजन जो होता है पीएन जंक्शन डायोड का, उसको निगेटिव वोल्टेज देना, और जो N रीजन होता है उसको पॉजिटिव वोल्टेज देना। इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज लगाना। ओके, अब रिवर्स वोल्टेज और करंट के दरमियान जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देखो, ज़ीरो वोल्टेज के लिए ज़ीरो करंट रहेगा। इसके बाद अगर आपने वोल्टेज बढ़ाते चले गए तो आप देखेंगे कि करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, तकरीबन एक जैसी, यानी करंट की जो वैल्यू है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तकरीबन बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर के अंदर है, बहुत मामूली करंट रहेगा, बहुत ही कम। ओके, लेकिन अचानक एक वोल्टेज आएगा VZ, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहाँ पर एकदम ब्रेक डाउन आ जाएगा, और ये ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि इस जगह पर अचानक करंट की वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ेगी। ओके, लेकिन ख़ास बात ये रहेगी कि अब वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, बरकी कवा की कीमत अब इसके आगे नहीं बढ़ने वाली, करंट बहुत ज़बरदस्त बढ़ते चले जाएगा और वोल्टेज एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं ज़ीनर ब्रेक डाउन रीजन, और हमारा जो ज़ीनर डायोड है वो इसी इलाके में काम करता है। मतलब हमने उसको डिज़ाइन ही कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो हमेशा ज़ीनर ब्रेक डाउन रीजन में ही ऑपरेट किया जाएगा, यहीं पर वो काम कर सकता है। ओके, तो ये था रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड। ओके, अब यहाँ पर हम इनके बारे में एकदम शॉर्ट में कुछ बातें देख लेंगे। जैसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो मैंने अभी आपको समझाया था कुछ देर पहले कि अगर आपने ज़ीनर डायोड जो है उसके P हिस्से को पॉजिटिव के साथ और N हिस्से को नेगेटिव के साथ में अगर जोड़ दिए, और फिर बरकी कवा और बरकी रॉ की अलग अलग कीमतों के दरमियान तरसीम तैयार करें, तो उस तरसीम को हम बोलेंगे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ीनर डायोड की और एक आम पीएन जंक्शन डायोड की बिल्कुल एक जैसी होती है। ओके, अब आते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मामला है वो ये रहेगा कि ज़ीनर डायोड का P रीजन, उसको हम बैटरी के निगेटिव के साथ जोड़ेंगे और N हिस्से को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, और फिर हम रिवर्स वोल्टेज का रिवर्स करंट के साथ में तरसीम तैयार करेंगे। तो वो जो तरसीम मिलेगा उसको बोलेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमको ये पता चलता कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू शुरू में तो बिल्कुल नहीं बढ़ती, तकरीबन कांस्टेंट रहती है, और फिर अचानक क्या होता, ब्रेक डाउन वोल्टेज आता, जो डिप्लेशन लेयर है, जो जंक्शन है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता अचानक, और जैसे ही ब्रेक डाउन होता वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा करंट जो है वो जंक्शन में से फ्लो होना शुरू हो जाता। ओके, ये था ज़ीनर डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 12, वो ये है कि ज़ीनर डायोड का इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे करना है। वोल्टेज रेगुलेटर, इसको वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी बोला जाता। अब यहाँ पर आप इसका मीनिंग समझ लो। आप देखो, वोल्टेज रेगुलेटर या स्टेबलाइज़र एक ऐसा आला होता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता, तकरीबन कांस्टेंट रहता, इनपुट वोल्टेज चाहे कितना ही क्यों ना चेंज हो। यानी इनपुट वोल्टेज अगर बदल रहा है, और इवन एक और चीज़ है कि करंट के अंदर वेरिएशन आ रहा हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है मान लो करंट में भी, और इनपुट वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो इसका लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट आउटपुट हासिल करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आला है, उसे हम वोल्टेज रेगुलेटर कहेंगे। और ख़ास बात यह है कि ज़ीनर डायोड जो है वो हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता। ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, ये एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। यानी सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ज़ीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर
जो इस्तेमाल किया जाता है तो उसका सर्किट डायग्राम बनाइए। अगर ऐसा सवाल अगर पूछ लिए तो आपको जवाब में ये डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। अब इस के ताल्लुक से आप लिखोगे क्या, तो सबसे पहले तो आप इसका जो मीनिंग है वो एक बार पहले आप समझ लो। आप देखो इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर अनरेगुलेटेड इनपुट है। अनरेगुलेटेड इनपुट का मतलब होता है ऐसा इनपुट वोल्टेज जो टाइम के साथ वेरी होता है, बदलता है, यानी बदलने वाला। इस अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज जो है इसको हम एक सीरीज़ रेजिस्टर के साथ जोड़ेंगे। सीरीज़ रेजिस्टर में से जो करंट गुजरेगा उसको हम मिली एम्पियर के ज़रिए गिन सकते हैं। फिर हम एक काम करेंगे, इसके साथ में पैरेलल में एक जीनर डायोड जोड़ देंगे। ओके, जीनर डायोड में से जो करंट पास होगा वो IZ होगा और उसको भी हम मिली एम्पियर से गिनेंगे। फिर हम जीनर डायोड के साथ मुतवाज़ी हालत में, आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मुतवाज़ी हालत में जीनर डायोड से मुतवाज़ी हालत के अंदर हम RL को जोड़ेंगे, यानी लोड रेजिस्टेंस को। अब मुतवाज़ी हालत में जोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि जो वोल्टेज इसका होगा, अगर मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए VZ रख देता हूँ जीनर के लिए, VZ मतलब जीनर वोल्टेज, तो आप और ये जो यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस है इसका वोल्टेज मान लो कि VR है, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, यानी VZ इज इक्वल टू VR हो जाएगा। और ये जो VZ है तो यही हमारा रेगुलेटेड आउटपुट है। रेगुलेटेड मतलब रेगुलेटेड यहाँ पर हम लोग उसको आउटपुट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सर्किट का आउटपुट है, लेकिन आप उसको किसी और को इनपुट के तौर पे दोगे। ओके, ये वही चीज़ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक एक डब्बा घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर फ्रिज और टीवी वगैरह के साथ में, ताकि वोल्टेज का वेरिएशन से इन इलेक्ट्रॉनिक के जो आइटम्स होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, तो उसके लिए आमतौर पर जो स्टेबलाइज़र हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो यही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर रेगुलेटेड आउटपुट जो है यानी VZ या VR, तो वो एक्चुअली रेगुलेटेड होता है, वो इनपुट का काम करेगा दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम जीनर डायोड जो है तो उसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तरीक़ाकार या वर्किंग में आपको क्या क्या लिखना है तो वो आप समझ लो। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि जो जीनर में से जो करंट गुजर रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू है IZ मिनिमम। ओके, IZ मिनिमम का मतलब है मिनिमम जीनर करंट। इसी तरह से IZ मैक्सिमम जो है तो वो मानकर चलो कि मैक्सिमम जीनर करंट है, और V सफिक्स में Z जो है वो जीनर वोल्टेज है। तो ऐसी सूरत में होता ये है कि जब हम मिनिमम करंट जब गुजारेंगे लोड रेजिस्टेंस में से, तो ओम्स लॉ के हिसाब से वहाँ जो पोटेंशियल तैयार होगा उसका वो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू IR। अब ये फॉर्मूला ओम्स लॉ जो था आप याद करो, फार्मूला ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर V का मतलब VS है, I का मतलब है IZ मिनिमम और R का मतलब है RS। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। VS इज इक्वल टू आ गया IZ मिनिमम इंटू RS, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि अगर आपको इस पर्टिकुलर हालत के अंदर मिनिमम जो लो इनपुट है वोल्टेज वो अगर निकालना है तो उसकी वैल्यू आएगी VS प्लस VZ के बराबर। VS प्लस VZ, VZ का मतलब है जीनर वोल्टेज और VS जो है उसका मतलब है वो जो सीरीज़ जो यहाँ पर जो मिनिमम हमने वोल्टेज तैयार किया था जीनर के अक्रॉस में, तो वो चीज़। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। अगर हमने इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दिए तो V इनपुट लो यानी लो लेवल का जो है कम से कम या अकलतरीन जो वैल्यू है V इनपुट की, उसकी वैल्यू आ जाएगी IZ मिनिमम इंटू RS प्लस VZ। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। ऐसे ही आप मैक्सिमम के लिए भी कर सकते हैं। तो जब मैक्सिमम के लिए लेंगे तो IZ मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से एक चीज़ समझ में आती है कि V इनपुट लो और V इनपुट हाई, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है उनमें कितना भी बड़ा वेरिएशन अगर किया जाए तो आउटपुट जो मिलेगा वो रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा, उसमें तब्दीली नहीं होगी। यानी जो मादखल वोल्टेज जो है
इनपुट वोल्टेज जो है उसमें कितनी भी तब्दीली की जाए, करंट का कितना भी वेरिएशन किया जाए, तो आउटपुट वोल्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। और यही वजह है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर या वोल्टेज स्टेबलाइज़र के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एक ज़ीनर रेगुलेटर का एक लिमिटेशन जो है उसके बारे में भी आप ध्यान में रखो। आप देखो उसका जो छोटा सा एक लिमिटेशन है वो ये है, वो एक्चुअली IZ मैक्सिमम के बारे में है। IZ मैक्सिमम का मतलब होता है कि ज़ीनर में से गुजरने वाले करंट की आज़म कीमत। आप याद रखो कि IZ मैक्सिमम जो है, IZ मिनिमम नहीं, IZ मैक्सिमम जो है, तो ये वो करंट है जो ज़ीनर डायोड में से गुजर रहा है और ये करंट की आज़म कीमत है। और इसके लिए भी आपको रेगुलेटेड आउटपुट जो है वो मिल रहा है कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि अगर मान लो आपने ज़ीनर डायोड में से करंट जो गुजार रहे हैं, अगर वो IZ मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाए, इस वैल्यू को अगर वो क्रॉस कर लेता है करंट जो है, तो उस सूरत में वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीटिंग तैयार होंगी, इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होंगी उस डायोड के अंदर कि वो गर्म होकर जो है वो पिघल जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। और ज़ाहिर है अगर वो डैमेज हो गया तो फिर वो जो स्टेबलाइज़र है वो काम नहीं करेगा। तो यही वजह है कि जो ज़ीनर रेगुलेटर बनाने वाली जो कंपनियां होती है, तो वो कंपनियों जो है उसके ऊपर IZ मैक्सिमम की वैल्यू लिख के रख देते। IZ मैक्सिमम की वैल्यू लिखने का मकसद ही ये होता है कि ये स्टेबलाइज़र ये पर्टिकुलर इतने मैक्सिमम करंट के लिए सही ढंग से काम करेगा। अगर आपने करंट की वैल्यू IZ मैक्सिमम को क्रॉस कर दिए, उससे ज़्यादा अगर आपने करंट ले लिए, तो फिर आपका जो रेगुलेटर है वो डैमेज हो जाएगा। ओके, तो ये था मामला ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर, और ये हमारा आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। ये सवाल ये है कि ज़ीनर डायोड जो है उसके अहम इतलाक़ बयान करना है, यानी एप्लीकेशंस के, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आप याद रखो कि ज़ीनर डायोड का बेसिकली एक ही एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन है कांस्टेंट आउटपुट तैयार करना। ओके, यानी ऐसा आउटपुट वोल्टेज तैयार करना जो कि कांस्टेंट हो। अब कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहले होता है वोल्टेज रेगुलेटर में, जैसा अभी हमने देखा कुछ देर पहले। तो ये पहला एप्लीकेशन है ज़ीनर डायोड का कि भाई वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करोगे। ओके, दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइडर इन ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट्स, यानी ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें फ़िक्स रेफरेंस वोल्टेज अगर होना, तो फ़िक्स रेफरेंस वोल्टेज बनाने के लिए भी हमको रेगुलेटर जो है, ज़ीनर डायोड जो है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है पीक क्लीपर और लिमिटर इन ए वेव शेपिंग सर्किट, यानी वेव शेपिंग सर्किट जो होता है, तो उसके अंदर हम पीक क्लीपर का या लिमिटर का के तौर पर जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे तो वो एक्चुअली ज़ीनर डायोड होता है। और ऐसे ही चौथा और आखिरी जो एप्लीकेशन है ज़ीनर डायोड का वो है प्रोटेक्टर अगेंस्ट मीटर डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशंस, यानी अगर मान लो करंट के अंदर एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, जो मीटर है, वो डैमेज होगा। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये जो 4 एप्लीकेशंस मैंने अभी आपको बताया हूँ, ये 4 एप्लीकेशंस जो है वो आपको मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन 4 एप्लीकेशंस के अंदर मेन जो बात है, जो कॉमन बात है, वो बस इतनी सी है कि वोल्टेज ज़ीनर डायोड को आप ऐसे तमाम जगहों पर इस्तेमाल करोगे जहां पर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ज़ीनर डायोड जो वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग अगले जो स्पेशल पर्पस जो डायोड हैं उनकी स्टडी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। चलिए, तब तक आप स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।